हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े आगे के प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुल 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए उस वीडियो को भी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोरारजी देसाई ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने? तो गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 102, गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 103, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बैडुंग में, बेलग्रेड में, लुसाका में या फिर मिस्र में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड में। कब हुआ था? 1961 में। तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सितंबर 1961 में हुआ था, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। यह सम्मेलन यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर आमंत्रित किया गया था। तो याद रखना है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 104, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे नेल्सन मंडेला, इंदिरा गांधी, मार्शल टीटो या फिर आइजनहावर? तो इनमें से कौन संस्थापक में से सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्शल टीटो। क्वेश्चन नंबर 105, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काहिरा में, हरारे में, बेलग्रेड में या फिर नई दिल्ली में? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष का सन 1961 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 106, अगेन वही है कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रथम बार आयोजित कब किया गया था? 1980 में, 1986 में, 1983 में या फिर 1981 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन भारत में प्रथम बार 7 से 12 मार्च 1983 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था। इसका नवीनतम 16वां शिखर सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में 26 से 31 अगस्त 2012 के मध्य आयोजित किया गया था। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, लेकिन भारत में सबसे पहले कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले 1983 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नई दिल्ली में पहली बार भारत में 1983 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था और बेलग्रेड में सबसे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी बांडुंग सम्मेलन में, अल्जीरियस सम्मेलन में, बेलग्रेड सम्मेलन में या फिर कार्टगेना सम्मेलन में? तो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग सबसे पहले उठाई गई थी बांडुंग सम्मेलन में। बांडुंग सम्मेलन को क्षेत्रीय समस्याओं तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाए गए। इस सम्मेलन ने अफ्रीकी, एशियाई, यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी लोगों तथा नई विश्व व्यवस्था में उनकी इच्छित भूमिका के बीच खाई पाटने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। क्वेश्चन नंबर 109, गुटनिरपेक्ष शिखर क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए थे? लुसाका 1970, अल्जीरियस 1973, नई दिल्ली 1970 या फिर लुसाका 1976? अल्जीरियस 1970, नई दिल्ली 1976, लुसाका 1962, अल्जीरियस 1965। तो आपको सही जोड़ा बताना है कौन सा है इसमें से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुसाका 1970 और अल्जीरियस 1973।
गुटनिरपेक्ष का तीसरा शिखर सम्मेलन 8 से 10 सितंबर 1970 में जाम्बिया की राजधानी लुसाका में तथा चौथा शिखर सम्मेलन 5 से 9 सितंबर 1973 में अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस नगरों में आयोजित हुए थे, जबकि गुटनिरपेक्ष का 7वां शिखर सम्मेलन 7 से 11 मार्च 1983 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो ये पहला शिखर सम्मेलन था जो भारत में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1983 में नई दिल्ली में। तो ये याद रखना है आपको। पहला सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन अभी हमने किया था कि पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। कुल 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा शिखर सम्मेलन 5 से 10 अक्टूबर 1964 में मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ था। पांचवां शिखर सम्मेलन 16 से 19 अगस्त 1976 श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। छठा शिखर सम्मेलन 3 से 9 सितंबर 1979 क्यूबा की राजधानी हवाना में हुआ था। आठवां शिखर सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1986 जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ था। तो देखिए, पहला हुआ 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। दूसरा हुआ मिस्र की राजधानी काहिरा में 1964 में। तीसरा हुआ जाम्बिया की राजधानी लुसाका में 1970 में। चौथा शिखर सम्मेलन 1973 में अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में। पांचवा शिखर सम्मेलन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सन 1976 में। छठा शिखर सम्मेलन 1979 में क्यूबा की राजधानी हवाना में। आठवां शिखर सम्मेलन 1986 में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारा में। और नौवां शिखर सम्मेलन 1989 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में अगेन हुआ। पहला भी हुआ था और नौवां भी हुआ है। नौवां कब हुआ है? 1989 में। 10वां शिखर सम्मेलन 1 से 6 सितंबर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। 11वां शिखर सम्मेलन 14 से 20 अक्टूबर 1995 को कोलंबिया के शहर कार्टगेना में। 12वां सम्मेलन 29 अगस्त से 3 सितंबर 1998 में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी डरबन में हुआ था। 13वां शिखर सम्मेलन 20 से 25 फरवरी 2003 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। 14वां शिखर सम्मेलन 11 से 16 सितंबर 2006 को क्यूबा की राजधानी हवाना में। 15वां शिखर सम्मेलन 11 से 16 जुलाई 2009 मिस्र के शर्म एल शेख में। 16वां शिखर सम्मेलन 26 से 31 अगस्त 2012 ईरान की राजधानी तेहरान में। 17वां सम्मेलन 13 से 18 सितंबर 2016 को वेनेजुएला के पुलार-मार शहर में हुआ था। तो बात आती है 18वें शिखर सम्मेलन की। वो हुआ था आपका 2019 में अजरबैजान में। और 19वां शिखर सम्मेलन 2023 में होगा युगांडा में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना। तो कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुटनिरपेक्षता पंचशील के सिद्धांतों का एक सिद्धांत नहीं है। मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत शामिल है, जिन्हें पंचसूत्र अथवा पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन पंचशील सिद्धांतों में कुल 5 सिद्धांत है, इसलिए इसे पंचशील कहा जाता है। जिसमें से पहला सिद्धांत है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना।
दूसरा है एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना। और चौथा है समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी शक्तिशाली देश के पक्ष अथवा विपक्ष में न रहकर तटस्थता की भूमिका का निर्वहन करना। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? अनाक्रमण, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या फिर यथार्थवाद। तो पंचशील का कौन सा सिद्धांत नहीं है? यथार्थवाद। अनाक्रमण यानी किसी भी देश पर आक्रमण न करना, हस्तक्षेप न करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये तीनों ही पंचशील सिद्धांत के हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 112, पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, जयप्रकाश नारायण से या फिर विवेकानंद से। तो पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहीं से यह शब्द लिया था। 29 अप्रैल 1945 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम इन 5 सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि की गई थी। क्वेश्चन नंबर 113, पंचशील की प्रस्तावना किसने की थी? शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, अंबेडकर ने या फिर नेहरू ने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील की प्रस्तावना की थी। पंचशील की स्थापना पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा की गई थी। पंचशील 5 सिद्धांतों का समूह है, जिसमें शामिल है क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण के सिद्धांत का पालन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर मित्रता की भावना बनाए रखना तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखना। तो ये 5 सिद्धांत हैं जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, भारत की विदेश नीति आधारित है पश्चिमी गुट, साम्यवादी गुट, गुट निरपेक्षता या फिर जियो और जीने दो। तो भारत की जो विदेश नीति है वो किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है गुट निरपेक्षता। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है। इस नीति के तहत अपने साथ दूसरे देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता व अखंडता एवं उनकी सुरक्षा में हस्तक्षेप न करना तथा किसी भी पक्ष में न रहकर निष्पक्ष की भूमिका में रहना है। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय विदेश नीति आधारित है शक्ति संतुलन पर, असंलग्नता पर, सैन्य संलग्नता पर या फिर आवश्यकता आधारित उपागम पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असंलग्नता पर। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है अफ्रीकी एशियाई एकता, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार, गुट निरपेक्षता या फिर निशस्त्रीकरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। विकल्पों में दिए गए शेष उद्देश्य भारतीय विदेश नीति में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 117, दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, सिंगापुर में, बैंकॉक में या फिर जकार्ता में। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता में। दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। 8 जनवरी 1984 को इसमें ब्रुनेई तथा 1995 को वियतनाम इसके सदस्य बने थे। लाओस और बर्मा 23 जुलाई 1997 को इसके सदस्य बने थे और कोलंबिया ने इसकी सदस्यता 30 अप्रैल 1999 को ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का एक सदस्य देश नहीं है?
म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर फिलीपींस? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये सारे ही आसियान के सदस्य हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, म्यांमार भी है, सिंगापुर भी है, थाईलैंड भी है और फिलीपींस भी है। तो क्योंकि ये सारे ही देश आसियान के सदस्य देश है, तो यहाँ पर कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 119, आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। इस संगठन का एक सदस्य है थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड इसमें से एक सदस्य है, बाकी कोई भी आसियान का इनमें से सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, आसियान के संगठन वर्ष 1967 में कितने मौलिक सदस्य थे? यानी कि जब 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके संस्थापक देशों में कुल कितने सदस्य देश थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 121, सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? सदस्य राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग, चीन से लड़ने के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, पश्चिमी साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को रोकना। तो आसियान का इसमें से उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग स्थापित करना। 8 अगस्त 1967 को स्थापित आसियान का तत्कालीन उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 122, गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस सार्क की तुलना में निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? तो सार्क की तुलना किस से करना उचित नहीं होगा? आसियान से, यूरोपीय संघ से, अफ्रीकी संघ से या फिर नाटो से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाटो से सार्क की तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन है और यह सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित संगठन है, जबकि दक्षेस दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। 1 मार्च 2014 से दक्षेस के महासचिव अर्जुन बहादुर थापा हैं। तो क्योंकि ये अभी अपडेटेड नहीं है, ये 2014 का है, अभी 2021 में कौन है? ये साला रूबान वेराकून, ये अभी सार्क की महासचिव हैं, जो कि कहाँ की हैं? श्रीलंका के हैं। ठीक है, ईशाना रूबान बेराकून श्रीलंका के हैं और ये अभी सार्क के महासचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षेस के कार्य पद्धति का आधार है? भारतीय दृष्टिकोण, बहु सदस्यों का दृष्टिकोण, आम सहमति या फिर 2/3 बहुमत? तो कार्य पद्धति का आधार क्या है सार्क के? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आम सहमति। दक्षेस अथवा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में की गई थी। वर्तमान में इसके कुल 8 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान शामिल है। दक्षेस के चार्टर में आम सहमति के आधार पर निर्णय लेने की चर्चा की गई है। इस संगठन का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का स्वप्न देखना, अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास, उत्तर से तात्पर्य है विकसित देश और दक्षिण से तात्पर्य है विकासशील या तीसरी दुनिया के देश।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना। तो उत्तर दक्षिण संवाद, नॉर्थ साउथ डायलॉग का इसमें से क्या अर्थ नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना इसका तात्पर्य नहीं है। विश्व व्यापार पर नजर रखने के लिए उनके नियमों का पालन कराने हेतु विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। गैट वार्ताओं का दौर समाप्त होने के बाद गैट के स्थान पर 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO अस्तित्व में आया था। बाकी तीनों उत्तर दक्षिण संवाद से जुड़े हुए कथन हैं, जैसे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का स्वप्न देखना, अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास करना। उत्तर से तात्पर्य है विकसित देश और दक्षिण से तात्पर्य है विकासशील देश। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही थे। क्वेश्चन नंबर 125, गैट के स्थान पर 1995 में किस नए संगठन की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर बताइए, किसकी स्थापना हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की। क्वेश्चन नंबर 126, वार्ताओं के उरुग्वे चक्र से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? IMF की, नाफ्टा की, नाटो की या फिर WTO की? तो उरुग्वे चक्र से किसकी स्थापना हुई थी? WTO की। वार्ताओं के उरुग्वे चक्र के द्वारा WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। WTO का पूर्ववर्ती नाम व्यापार एवं टैरिफ पर सामान्य समझौता अर्थात गैट था। आर्थर डंकल प्रस्ताव का संबंध भी WTO से है, तो याद रखना है डंकल प्रस्ताव का संबंध भी किससे है? WTO से। उरुग्वे वार्ताओं का संबंध भी किससे है? WTO से। क्वेश्चन नंबर 127, सामूहिक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय न हो, वरन यह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय हो। आक्रमणकारी के अलावा अन्य सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है। यदि एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से सभी राष्ट्र कार्रवाई करेंगे। तो कौन सा इसमें से सामूहिक सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा से नहीं जुड़ा हुआ था। किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि सभी राज्यों पर वो आक्रमण माना जाएगा और सभी मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे। सामूहिक सुरक्षा का आधार है एक के लिए सब और सब के लिए एक, 1 for all and all for one। तो ये है सामूहिक सुरक्षा का कंसेप्ट। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाता है। इस व्यवस्था में सभी राज्य आक्रमणकारी को पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं। आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति से अधिक होती है। एक सब के लिए और सब एक के लिए, यह यथास्थिति का विरोधी है। कूट आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं, यह भी सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक सब के लिए और सब एक के लिए, ये भी जुड़ा हुआ है, बाकी सब गलत हैं दोनों। तो 1 और 3 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 129, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1970, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, वॉशिंगटन अंतर महाद्वीपीय सम्मेलन 1953, टोक्यो प्रशांत अटलांटिक सम्मेलन 1960। तो किस सम्मेलन का सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में अत्यधिक महत्व है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 महत्वपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के मध्य अमेरिका में हुआ था। इस सम्मेलन को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 50 संबद्ध देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन चार्टर की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 130, यूरोपियन यूनियन के कितने देश सदस्य हैं? 23, 24, 25 या फिर 26? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी 2021 में कुल कितने सदस्य हैं? 27। ईयू में यानी यूरोपियन यूनियन में अभी 2021 में कुल 27 सदस्य देश हैं। यूरोपियन संघ के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 27 है। ठीक है, प्रश्नगत वर्ष 2004 तक इनकी संख्या 25 थी। 1 जनवरी 2007 को बुल्गारिया एवं रोमानिया तथा 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया इस संघ के सदस्य बने थे। संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग तथा नीदरलैंड शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन मुख्यतः यूरोप में स्थित देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रशासनिक साझेदारी होती है और सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 131, दक्षेस एक किस प्रकार का संगठन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? दक्षेस के चार्टर में उल्लेख किया गया है कि यह संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के कल्याण तथा शांति को बढ़ावा देगा। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों के गरिमापूर्ण रहन सहन हेतु प्रयासरत रहेगा। तो इसे किसी एक तरह का संगठन कहना इजी नहीं है, आर्थिक संगठन भी नहीं कह सकते क्योंकि ये आर्थिक के साथ सामाजिक प्रगति पर भी ध्यान दे रहा है। तो हम इसे आर्थिक या सामाजिक संगठन के रूप में नहीं कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी राइट आंसर नहीं दिया गया है क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों ही विकास के लिए इसका गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 132, सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल है। अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इस संगठन का 8वां सदस्य बना और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 133, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? तो 1985 में किस संगठन की स्थापना हो रही है? सार्क की। तो राइट आंसर है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्वेश्चन नंबर 134, सार्क कब औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया? दिसंबर 1980 में, अगस्त 1983 में, दिसंबर 1985 में या फिर जुलाई 1987 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो सार्क का सदस्य इनमें से नहीं है चीन। चीन सार्क का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 136, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 133, सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाएगा? जब इसकी स्थापना हुई होगी। तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 8 दिसंबर को सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 139, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस में कुल कितने देश हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 7 देश हैं। प्रश्नकाल यानी जब प्रश्न पूछा गया था उस समय कुल 7 देश थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं दक्षेस यानी सार्क में। तो जब 2004 में ये पूछा गया था तब का है, तो इसलिए यहाँ पर 7 राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 140, सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश है? इसमें 2017 का वर्ष दिया गया है। 7 सदस्य तथा 10 प्रेक्षक, 8 सदस्य तथा 9 प्रेक्षक, 7 सदस्य तथा 9 प्रेक्षक, 8 सदस्य तथा 10 प्रेक्षक। सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव
तथा अफगानिस्तान शामिल है। तथा प्रेक्षक देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, म्यांमार, यूएसए तथा मॉरिशस अर्थात 9 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 141, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया था? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए। क्या 12वें शिखर सम्मेलन में किया गया, 13वें शिखर सम्मेलन में, 14वें में या फिर 11वें में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14वें शिखर सम्मेलन 2007 जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, में अफगानिस्तान को सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और इस संबंध में सदस्य देशों के बीच सहमति 13वें शिखर सम्मेलन 2005 जो कि ढाका में हुआ था में बन गई थी और 2014 में इसे 8वें सदस्य देश के रूप में 14वें शिखर सम्मेलन में इसे 8वें सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 142, सार्क संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ था। इसकी विषय वस्तु क्या थी? समावेशी विकास, भागीदारी के माध्यम से विकास, पर्यावरणीय विकास, स्वदेशी तकनीकी से विकास। तो उस समय इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर बी, भागीदारी के माध्यम से विकास। पार्टनरशिप फॉर आवर पीपल। क्वेश्चन नंबर 143, जिन देशों को दक्षेश द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है वे हैं वियतनाम और अफगानिस्तान, चीन और ऑस्ट्रेलिया, चीन और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो किन देशों को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन और ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में 9 देशों को दक्षेश द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, म्यांमार, यूएसए तथा मॉरिशस शामिल है। तो 9 ऑब्जर्वर देश हैं और 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, 8 सदस्य देश, 9 ऑब्जर्वर देश। 144, निम्नलिखित में से क्या विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक न्याय, सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता या फिर नेतृत्व। तो कौन सा इसमें से विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व नहीं है, जबकि सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता तथा कुशल नेतृत्व विदेश नीति के निर्धारक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 145, विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो क्या है विदेश नीति के निर्धारक तत्व? उपयुक्त सभी। किसी देश की विदेश नीति में मुख्यतः कुछ सिद्धांतों, हितों एवं उद्देश्यों का समूह होता है। विदेश नीति के विभिन्न निर्धारक तत्व होते हैं जैसे राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता, कुशल नेतृत्व इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 146, बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में आयोजित हुआ था कहाँ हुआ था? डरबन में, कोलंबो में, नई दिल्ली में, रियो डी जनेरियो में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान तथा नेपाल शामिल है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को हुआ था। द्वितीय शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2008 को नई दिल्ली में तथा तीसरा शिखर सम्मेलन 4 मार्च 2014 को न्यायपीताओ म्यांमार में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 147, मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा कब की गई थी? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब हुआ था? दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1947 में, दिसंबर 1949 में, दिसंबर 1950 में। तो मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा दिसंबर 1948 में 10 दिसंबर को हुई थी।
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। वह मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार, इसी के तहत ये घोषणा स्वीकार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस एक अंग ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया गया था? महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा द्वारा पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया गया था। मानव अधिकारों को लेकर की गई यह सार्वभौमिक घोषणा मानव के अधिकारों के संबंध में मील का पत्थर साबित हुई थी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र में मानवाधिकारों से संबंधित कुल 30 अनुच्छेदों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 149, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो कुल कितने अनुच्छेद थे? 30। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानव अधिकार पर पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? सेनेगल में, नई दिल्ली में, वियना में, कोस्टा रिका में, सेंट जोन्स में। तो मानव अधिकार पर पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? वियना में। मानव अधिकारों पर पहले सम्मेलन का आयोजन जून 1993 में वियना, ऑस्ट्रिया में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 152, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, रियो डी जेनेरियो में, लंदन में या फिर न्यूयॉर्क में? तो स्टॉकहोम में पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दे पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था और मानव अधिकारों पर पहला सम्मेलन वियना में हुआ था। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में स्टॉकहोम शहर में 5 जून से 16 जून 1972 के मध्य आयोजित हुआ था। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सम्मेलन था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ था। इसी सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1954 में, 1955 में, 1956 में या फिर 1959 में? तो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। व्यापक स्तर पर एशियाई, अफ्रीकी या अफ्रो एशियाई सम्मेलन, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं, की बैठक, जिसमें अधिकतर एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों के 9 स्वतंत्र राष्ट्र शामिल थे, का आयोजन इंडोनेशिया के बांडुंग में 18 से 24 अप्रैल 1955 के मध्य हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, सिलोन तथा भारत द्वारा किया गया था, जिसके समन्वयक विदेशी मामलों के इंडोनेशियाई मंत्रालय के महासचिव रुसलन अब्दुल गनी थे। क्वेश्चन नंबर 154, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष घटित हुआ था? तो 1955 में। शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवों में विभाजित विश्व में 9 स्वतंत्र राज्यों की क्या भूमिका हो? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए 18 अप्रैल 1955 को बांडुंग में अफ्रीकी और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसी न्याय संगत लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना था जहां युद्ध की कोई संभावना न रहे। क्वेश्चन नंबर 155, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। प्रत्येक राज्य आतंक को परोक्ष प्रोत्साहन दे रहा है। सुरक्षा परिषद ने आतंक के संतुलन पर स्थायी निषेधाधिकार लगा दिया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है क्योंकि, आपको कारण बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अब शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा।
वर्तमान समय में शक्ति संतुलन आतंक के संतुलन में बदलता जा रहा है, क्योंकि अब परमाणु युग में परमाणु हथियारों के प्रयोग से युद्ध की भयावहता तथा विनाशकता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है। अतः शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 156, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पारित हुआ था। तो इसी वीडियो सीरीज में, घटना चक्र के वीडियो सीरीज में ही कई बार यह प्रश्न आ चुका है। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा? 3 नवंबर 2001 को, 3 नवंबर 1950 को, 3 नवंबर 1949 को या फिर 3 नवंबर 1948 को? याद करने की कोशिश कीजिए और बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 9 अक्टूबर 1950 में पेश किया गया था, जिसमें संयुक्त रूप से 7 शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, तुर्की, फिलीपींस तथा उरुग्वे शामिल थे। महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव कोरिया युद्ध के दौरान 52-85 मत से ग्रहण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 157, किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस भाग में दी गई है? 5वें, 6वें, 7वें या फिर 8वें? तो आजकल ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि किस चार्टर में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के कि किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जा सकती है। तो ये किस चार्टर में दिया गया है? 7वें चार्टर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 7 में शांति के लिए धमकी के विरुद्ध कार्रवाई, शांति उल्लंघन तथा अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है, जिसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 158, किस संधि से यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा पर सहमति दी? पेरिस संधि से, एम्स्टर्डम संधि से, मास्ट्रिक्ट संधि से या फिर नाइस संधि से? तो कौन सी वो संधि थी जिससे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा पर सहमति दी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मास्ट्रिक्ट संधि। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा यूरो पर सहमति प्रदान की। यूरो को अस्थायी रूप से वर्ष 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा सहमति प्रदान की गई। यूरो नाम आधिकारिक रूप से मैड्रिड में 16 दिसंबर 1995 को अंगीकार कर लिया गया। यूरोप नाम यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष जैक्स सैटर ने 4 अगस्त 1995 को सुझाया था। क्वेश्चन नंबर 159, भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? सीटीबीटी पर, एनपीटी पर या फिर आईसीसीपीआर पर या इनमें से कोई नहीं? तो भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत ने उपयुक्त किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, चाहे वो सीटीबीटी हो, चाहे वो एनपीटी हो या आईसीसीपीआर हो। 10 अप्रैल 1979 को भारत ने आईसीसीपीआर यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को मान लिया है, किंतु हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ना तो भारत ने सीटीबीटी पे किया है, ना एनपीटी पर, ना ही आईसीसीपीआर पर। क्वेश्चन नंबर 160, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है? शांति की नीति, शांति प्रिय साधनों की नीति, पंचशील या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत की विदेश नीति की ये सभी विशेषताएं हैं। अन्य देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने से संबंधित नीति को किसी देश की विदेश नीति कहते हैं। भारत की विदेश नीति में शांति की नीति, शांति प्रिय साधनों की नीति, पंचशील, गुटनिरपेक्षता, औपनिवेशिक शोषण तंत्र का विरोध आदि आधारभूत सिद्धांत शामिल हैं। पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत निम्न को शामिल किया गया है: क्षेत्रीय संप्रभुता एवं अखंडता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण के सिद्धांत का अनुसरण करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर मित्रता की भावना बनाए रखना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखना। क्वेश्चन नंबर 161, राष्ट्रीय हित विदेश नीति का सारभूत तत्व है, मुख्य घटक है, निर्धारक तत्व है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्धारक तत्व है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्धारक तत्व है क्योंकि राष्ट्रीय हित ही किसी राज्य की आकांक्षाओं को परिभाषित करते हैं। किसी देश की विदेशी नीति उसके विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित कार्य योजनाओं का कुल योग से कहीं अधिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 162। भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? 1996 में, 1997 में, 1998 में या फिर 1999 में? तो गुजराल सिद्धांत कब अस्तित्व में आया था? 1996 में। गुजराल सिद्धांत भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर है। इसका सूत्रपात देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री तथा बाद में प्रधानमंत्री रहे श्री इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। वर्ष 1996 में तैयार गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत उपमहाद्वीप के पड़ोसी देशों को स्वेच्छा से कुछ एकतरफा रियायतें दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 163। एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? भारत ने दोनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिया है लेकिन सीटीबीटी पर नहीं किए हैं, या फिर भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन एनपीटी पर नहीं किए हैं। तो क्या है राइट आंसर? भारत ने किसी पर भी साइन नहीं किया है अभी तक। एनपीटी अर्थात परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य विश्व में परमाणु परीक्षण रोकने के साथ ही परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना था। सीटीबीटी अर्थात व्यापक परमाणु अप्रसार संधि, यह संधि वर्ष 1996 में अस्तित्व में आई थी तथा इसके अंतर्गत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया था। इन दोनों संधियों के विभेदकारी स्वरूप के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 164। पाली, सॉटलॉफ और हेन्स सीरिया भेजे गए अमेरिकी दूत हैं, इराक भेजे गए अमेरिकी वार्ताकार हैं, ईरान से वार्ता के लिए अधिकृत यूरोपीय वार्ताकार हैं, या इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं? तो फाली, सॉटलॉफ और हेन्स इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। जेम्स फाली और स्टीवन सॉटलॉफ अमेरिकी पत्रकार थे जबकि डेविड हेन्स एक ब्रिटिश नागरिक थे। इन तीनों व्यक्तियों को सितंबर 2014 में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा जान से मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 165। पशमर्गा और नुसरा फ्रंट क्रमशः हैं, कुद्र और यजीदी लड़ाके हैं, अलकायदा के अरब लड़ाके हैं, इस्लामिक स्टेट संगठन के समर्थक सीरियाई सुन्नी हैं, कुद्र और असद विरोधी लड़ाके हैं। तो क्या है ये? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुद्र और असद विरोधी लड़ाके हैं। पशमर्गा और नुसरा फ्रंट कुद्र और असद विरोधी गुट के लड़ाके हैं। क्वेश्चन नंबर 166। इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में क्रमशः आने वाले अंतिम दो अक्षर IS और IL का अर्थ है इराक एंड सीरिया अथवा इराक एंड लिवांट, इराक एंड साउथ तथा इराक एंड लेबनान, इराकी सुन्नीज तथा इराकी लिबरेटर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो IS और IL का यहाँ पर क्या अर्थ है? इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट। इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में क्रमशः आने वाले अंतिम दो अक्षर IS और IL का अर्थ है इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट। तो आज हमने संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठनों से जुड़े हुए कुल 166 क्वेश्चंस को खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। ये पूरा घटना चक्र का अतिरिक्तांक हम सेशन में पूरा करेंगे, तो जरूर जुड़े रहिए। और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।